मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज शुरू कर रहा हूं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एटम और आज इस चैप्टर का डे 1 है। इस डे 1 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है यह सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग जानेंगे उसमें एटम का डेफिनेशन जानेंगे। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में यही एटम पार्टिसिपेट करते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो मेनली एटम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई भी एटम मेनली 3 तरह के पार्टिकल से बना होता है। इन पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये एटम के बीच में होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर से समझ लें, कोई भी एटम मेनली 3 तरह के पार्टिकल से बना होता है। इन पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बीच में होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यह न्यूक्लियस है, जबकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज एटम का 0 होता है। चूंकि एटम का नेट चार्ज 0 होता है, इसीलिए कहा जाता है कि नेचर में पाए जाने वाला हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अ नेचुरली ऑकरिंग एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसी एटम के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ mainly 3 types of particles called electron, proton and neutron। हर एक एटम 3 तरह के पार्टिकल से बना होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। All atoms of an element are identical in shape। किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं और वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। और हर एक एलिमेंट के एटम का जो रेडियस है वो लगभग 10 to the power -10 मीटर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि साइज ऑफ एटम 10 to the power -10 मीटर होगा। एवरी एटम हैज अ सेंट्रल कोर एट विच ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। हर एक एटम के में एक सेंट्रल कोर होता है और उसी सेंट्रल कोर में उस एटम का टोटल मास, ऑलमोस्ट इंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उस सेंट्रल कोर को न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। दिस सेंट्रल कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। एक सेंट्रल कोर है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार रिवॉल्व करती है।
इन एवरी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट्स का एटम ले लीजिए, उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है। और किसी भी एटम का नेट चार्ज जीरो होगा तो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। तो ये एटम के बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन था। आइए नेक्स्ट हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो पता लगाया है, ये 1847 में सबसे पहले जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मिलिकन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का अमाउंट होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 -19 कूलम। बाद में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नाम नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम। इतने अमाउंट को हम लोग 1 से भी लिखते हैं। अगर 1 से लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1.6 इंटू 10 -19 कूलम कहा, तो ये इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज है, कंप्लीट चार्ज है। लेकिन अगर इसे -1 से लिखते, इस अमाउंट को -1 से लिखते हैं, तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो रिलेटिव चार्ज है उसका वैल्यू -1 है। तो इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में पता किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन, ये 1917 में प्रोटॉन का पता चला, और ये प्रोटॉन का पता रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया है। रदरफोर्ड 1917 में प्रोटॉन का पता किया। हालांकि प्रोटॉन को इससे पहले भी ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन एक्चुअल पता जो है वो आपको रदरफोर्ड ने किया। अगर प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। मतलब प्रोटॉन पर भी चार्ज का अमाउंट +1.6 इंटू 10 -19 कूलम होता है। लेकिन प्रोटॉन पर जो चार्ज का नेचर है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नाम नेगेटिव चार्ज रखा गया, तो प्रोटॉन का जो चार्ज हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 -19 कूलम होता है। इस +1.6 इंटू 19 को 1 लिखेंगे और ये प्लस साइन दे देंगे, तो अगर +1 कहेंगे प्रोटॉन पर चार्ज, तो ये चार्ज का रिलेटिव चार्ज कहलाएगा। तो रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन +1 हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के मास के बारे में बात किया जाए तो इसका मास होता है 1.63 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। नेक्स्ट आ जाएंगे, तीसरा जो पार्टिकल है इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का पता चला है 1932 में। न्यूट्रॉन का पता, और जिस साइंटिस्ट ने पता किया उनका नाम है जेम्स चैडविक। ये 1932 में न्यूट्रॉन का पता किया। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का नेट चार्ज है वो 0 होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रॉन का मास 1.6 इंटू 1.675 इंटू 10 टू द -27 kg होता है। प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10 -27 kg, जबकि न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10 -27 kg। ऑर्डर दोनों में सेम है, सिर्फ ये वाले डिजिट का फर्क है। इस डिजिट से ये पता चलता है कि प्रोटॉन इज स्लाइटली हेवियर, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपने देख लिया एटम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आइए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग एटम पढ़ने के लिए एटम वाले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 12 है, मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड मॉडल ऑफ एटम।
इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। एटम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोगों को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बोर ने फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूला में रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एटम मालूम करेंगे, एनर्जी ऑफ एटम मालूम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारी चीजें मालूम करेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम, सीखेंगे कि ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है और स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड मॉडल ऑफ एटम, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम और स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों के पास 4 मॉडल्स दिया गया है। ये स्ट्रक्चर को मॉडल कहा जाता है। तो देयर आर 4 मॉडल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के लिए जो मॉडल डिजाइन किया गया है वो मेनली 4 मॉडल हैं। सबसे पहले मॉडल का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और सॉलिड स्फीयर मॉडल ऑफ एटम। ये सबसे पहला मॉडल है। दूसरा कहलाता है जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तीसरा कहलाता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और लास्ट में है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बात समझ गए? हम लोग को मेनली 4 तरह के एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं। पहला डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और सॉलिड स्फीयर मॉडल ऑफ एटम, जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और लास्ट में है बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोगों को ये 2 टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, यही 2 टॉपिक है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इन 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। आइए स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। जान लें कि ये डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है। एटम के मॉडल के बारे में ये सबसे पहला मॉडल है जो 1803 में दिया गया था। एटम के स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल के बारे में सबसे पहला मॉडल जो प्रेजेंट किया गया है उसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और सॉलिड स्फीयर मॉडल। डाल्टन्स का कहना है, according to this model, an atom is an indivisible and indestructible solid sphere। कोई भी एटम यह इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल सॉलिड स्फीयर होता है। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड स्फीयर मॉडल। सबसे पहला यही मॉडल प्रेजेंट किया गया था और इसमें बताया गया था कि कोई भी एटम इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है और ये शेप में स्फीयर होता है। 3 बातें, पहला इनडिविजिबल, दूसरा इनडिस्ट्रक्टिबल और तीसरा सॉलिड इन शेप होता है। ये 3 बातें डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया है। अब हम लोग देखते हैं कि कहां पर डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुल रहा। सक्सेस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल 2 बार लिखा गया, सक्सेस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कुछ बातों को एक्सप्लेन करता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। ये पहला सक्सेस था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल का। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। डाल्टन्स का कहना था कि जब भी एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो ये एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में कंबाइन करते हैं। पहला था किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब टोटल मास ऑफ reactants will be equal to total mass of product in any chemical reaction. दूसरा, law of constant composition, मतलब जब भी एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब ये एटम जब भी कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो ये होल नंबर में कंबाइन करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं कंबाइन करते हैं बल्कि ये होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ये डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल इन पॉइंट्स पर सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है फेलियर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, ये आइडेंटिकल एटम्स, बाद में पता चला है आइसोटोप्स एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कार्बन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं और हर आइसोटोप्स का शेप अलग अलग होता है। तो पहला यह बताया था आइडेंटिकल एटम्स की सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स में एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। 6C12 और 6C14 का शेप अलग अलग होता है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। इनडिविजिबल एटम, मतलब एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पहले बताया गया कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल्स, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम भी 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लैक ऑफ एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग, एटम में बॉन्डिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, इस चीज के बारे में डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये लिमिटेशंस है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद दूसरा जो है ये है दूसरा जो है इसका नाम है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहलाता है। इसके 3 नाम हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम और वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम है। ये वाटरमेलन 3 चीजों से ये एक्सप्लेन किया जाता है। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये कहता है कि जितने भी एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर होते हैं। जितने भी एटम है दे आर पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर्स, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंबेडेड किए रहते हैं, घुसाए रहते हैं। ये एटम प्लम पुडिंग भी कहलाता है, क्योंकि इंग्लैंड में एक डिश चलता है, जिस डिश में जो खीर टाइप का डिश होगा उसमें हम लोग रेजिन्स वगैरह डाल देते हैं। खीर के अंदर रेजिन्स वगैरह जो रहता है वो प्लम कहलाता है। पूरा का पूरा खीर है और उसके अंदर रेजिन्स डाले हुए हैं, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल्स का रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी है। इसे वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। आप वाटरमेलन देखते हैं, इसका जो रेड वाला पार्ट होता है वो एटम का सॉलिड पार्ट है, और इसके जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसके सीड जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह इसमें रिजेंबल्स होते हैं, इसलिए इसको वाटरमेलन ऑफ एटम भी कहा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। In 1904, J. Thomson proposed that an atom is the positively charged sphere with negatively charged electrons are embedded inside it. J. थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल दिया जिसमें कहा कि कोई भी एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनसाइड इट होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो हेंस एटम इज एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जे थॉमसन का पहला स्टेटमेंट था। फिर से जान लें, जे थॉमसन का कहना था कि जितने भी एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स के बने होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं। किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है और एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दिस मॉडल रिजेंबल्स द शेप ऑफ स्फेरिकल प्लम पुडिंग इन विच पॉजिटिवली चार्ज एटम्स वाज कंपेयर टू स्फेरिकल पुडिंग। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है बिकॉज दिस मॉडल रिजेंबल्स द शेप ऑफ स्फेरिकल प्लम पुडिंग। स्फेरिकल प्लम पुडिंग मफिन बनता है और उस मफिन में स्फेयर होता है और उसके अंदर बहुत सारे रेजिन्स वगैरह इंबेडेड होते हैं। एटम्स वाज कंपेयर टू स्फेरिकल पुडिंग एंड इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड in positive charge is compared to plum in pudding। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। इसे वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। दिस मॉडल इज ऑल्सो कंपेयर टू वाटरमेलन बिकॉज एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन वाज कंपेयर टू स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है उसकी तुलना की गई है पॉजिटिव चार्ज से। And seeds filling the watermelon looked similar to electron inside the sphere। watermelon का जो व्हाइट वाला पार्ट रेड वाला जो पार्ट है उसे पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया गया है और उसके सीड्स को नेगेटिव चार्ज से कंपेयर किया गया है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये कहां पे सक्सेस हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये दर्शा दिया कि एटम के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जे इट रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को करस्पॉन्ड्स करता है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को करस्पॉन्ड्स करता है। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इस बात को दर्शाता है कि एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ये इट एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। जे थॉमसन ने बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेट चार्ज जीरो होता है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है फेल्योर्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कई एक जगह पर यह फेल्योर हो गया। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम वाज नॉट मेंशन्ड इन दिस मॉडल। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस का कोई अता पता नहीं है। तो सबसे पहली चीज यही है कि इसने न्यूक्लियस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि इस मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस होता क्या है, किस तरह का होता है और क्या होता है। उसका दूसरा लिमिटेशन, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उसका स्थान कहां पर है एटम के अंदर। पॉजिटिव चार्ज का तो स्थान बता दिया, नेगेटिव चार्ज का स्थान बता दिया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्थान बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो है न्यूट्रॉन ये कहां पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोगों ने सीखा दो मॉडल ऑफ एटम। पहला था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल और दूसरा है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, और उसके बाद वाले में सीखे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।